आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना टॉपिक रहेगा भाई साइंस का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपना कंकाल तंत्र। इसमें क्या कुछ है, किस तरह हड्डियाँ होती है, क्या कुछ है, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए ना, उन्हीं के हिसाब से अपनी ये क्लास रहेगी भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना। और सभी दोस्तों को रिक्वेस्ट है, अपने सभी दोस्तों को ये शेयर जरूर कर देना अपना सेशन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के। और अपना क्लास आज कंकाल तंत्र के बारे में। जो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, जो स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं सुशीर। और इसमें डिटेल में देखते हैं भी क्या कुछ बताया हुआ है। जो कैंसिल्ड बोन, जिसे टेब्यूलर बोन या स्पंजी बोन, लाइट बोन भी कहा जाता है। ये देख लो एक ही बोन के कितने नाम हैं। तो जो कई स्थानों को घेरती है और जो स्पंजी देखते हैं, हड्डी मैट्रिक्स या फ्रेमवर्क को 3 प्रक्रियाओं के रूप में ना व्यवस्थित किया जाता है। और जिसमें ना बोनी प्रक्रिया को ट्रिबकुले कहा जाता है, और जिसे तनाव की रेखाओं के साथ व्यवस्थित किया जाता है भाई। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं भाई? कितनी पाई जाती हैं भाई? ये पाई जाती है 28। अपना सही आंसर 28 भाई। और मनुष्य की ना खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, और जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर और मस्तिष्क खोल अर्थात यानी कपाल बनाती है। और जो शेष है ना 14 हड्डियाँ हमारे चेहरे पर कंकाल बनाती हैं भाई। यानी कि ये 14 हड्डियाँ अपने चेहरे की हो गई, और 8 हड्डियाँ मस्तिष्क के चारों ओर जो मस्तिष्क का कपाल बनाती हैं भाई। कितनी हो गई हैं? और इसके अलावा है ना जो 6 मध्य कोणों में है ना जो कान और अस्थियाँ होती है, जो कि सुनने में सहायक होती हैं भाई। कुल मिला के 28 अस्थियाँ हो गई भाई मनुष्य की खोपड़ी में। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मनुष्य की हड्डियाँ वृद्धावस्था में कमजोर क्यों हो जाती है भाई? क्यों हो जाती है? सभी को पता होगा, ये कैल्शियम के कारण कमजोर हो जाती है भाई। तो कैल्शियम की, ये मान लो कैल्शियम की कमी हो गई भी, और कैल्शियम की यानी कि 7 या 8 दिन अपनी दवाई ले सकते हैं। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ भाई जी, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी एक रोग है भाई, और जिससे ना कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वह बुरादे की तरह झड़ने लगती है भाई। और इस तरह का जो ना छींकने से भी फ्रैक्चर होने की आशंका होती है भाई ऐसे मरीजों की। इसलिए भाई अच्छा दूध पिया करो और अच्छी हरी सब्जियाँ खाया करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, केसुरका की संख्या मनुष्य में कितनी होती है भाई? कितनी होती है इनकी होती है भाई 33। और जो रीढ़ की हड्डी में ना 33 मनके होते हैं, और रीढ़ की हड्डी के ना मनकों के बीच क्या होती है? डिस्क। और जो खिसक जाए तो तत्कील यानी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और मनकों के अंदर है ना काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और इसे इन्फेक्शन में मनके का टूट जाना, मनकों को आगे पीछे होना आदि बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है भाई। यानी कि और कैसुर की संख्या कितनी होती है? ये होती है 33 भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, जो गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम क्या है भाई? क्या इसका नाम क्या है? यह ब्रेस्ट बोन। इसका ब्रेस्ट बोन है ना छाती के मध्य भाग में एक लंबी हड्डी है भाई, और यह है ना उपास्थि माध्यम से पसलियों से जुड़ता है, और पसली पिंजर के सामने बनता भाई। और इसी प्रकार है ना दिल फेफड़े को चोट से ये बचाता है भाई। और आज अपनी ये साइंस की क्लास रहेगी। आज शुक्रवार है, शनिवार को इंडिया की करंट अफेयर, और संडे को अपने हरियाणा की करंट अफेयर, और सोमवार को देखते हैं अभी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे भाई। क्योंकि हमें हिंदी का ही पता, आपको 10 नंबर की हिंदी आएगी भाई, और 10 नंबर की ये साइंस आएगी, और इंडिया जीके भी 15 नंबर की आएगी, हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी। यानी बहुत सिलेबस है भाई। और इसको अच्छे से अपने वीडियो को जरूर देखते रहना भाई, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अस्थि या सुशीरता खालिस्तान क्या है भाई? ये क्या है? इस अपना सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि विकास जिसका विलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान है और लोगों को अस्थिभंग संभाग बनाता है भाई। ये इसका सही आंसर। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो ये एक ऐसी कमजोर स्थिति है ना जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, और शरीर लगातार हड्डियों के ऊतकों को अवशोषित और प्रत्याशित करता रहता है भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है भाई, कितनी होती हैं? इसमें से जैसे हमने शुरू के क्वेश्चन में पढ़ी थी 28, और कान के इसके हटा दो तो कितनी बच जाएंगी? 22। यानी कि वो उसको मिला करके पूरी खोपड़ी में 28 भाई। वो इसमें अभी देख लेते हैं क्या कुछ है डिटेल में। जो मानव की खोपड़ी को है ना 2 भागों में बांटा जा सकता है, और एक है कपाल, और जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है भाई, और दूसरा है चेहरा। कपाल की 8 प्लेटिनुमा हड्डियां होती है जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं भाई, और चेहरे की कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14। और कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में यानी कि 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं कान के अलावा।
और अब आज का अपना ये सेशन तो हो गया भाई, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हमने पढ़ भी लिए। और आज दूसरा अपना टॉपिक करेंगे प्रजनन तंत्र। इसमें क्या कुछ बताया भाई। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो पुनर्जनन के घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा भाई, यानी किस तरह से परिभाषित किया जाएगा कि समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, जो त्वचा के ना घाव के बंद होने के उत्थान या मरम्मत द्वारा महसूस किया जा सकता है, और जिसकी उत्थान ऊतक के विशिष्ट प्रतिस्थापन का वर्णन करता है। अर्थात क्या है भाई इसका सही, एपिडर्मिस या श्लेष्मा या भ्रूण की त्वचा की ना मरम्मत चिकित्सा के एक अंतिदृष्ट रूप को प्रदर्शित करती है, जिसको फाइब्रोसिस और निशान के गठन से घाव से ये भर जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, नैसर्गिक स्वतः गर्भपात क्या है भाई। ये क्या है, जो गर्भ के है ना 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान हो जाना भाई, और यही कहलाता है नैसर्गिक स्वतः गर्भपात भाई। और इसमें क्या कुछ है भाई डिटेल में देखते हैं। जो गर्भाशय के ना 20वें सप्ताह के से पहले ना गर्भपात एक सहज हानि है भाई, और जो 20वें सप्ताह के बाद गर्भावस्था के नुकसान को गर्भपात कहा जाता है। और गर्भपात चिकित्सा या सर्जिकल गर्भपात के विपरीत एक स्वाभाविक रूप से होने वाली ये घटना है भाई, ऐसा हो सकता कभी भी किसी के साथ में। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, अलैंगिक सूत्र शब्द किसे व्याख्यात किया जाता है भाई, किसे किया जाता है अलैंगिक, ये किया जाता है भाई एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है। तो इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे भाई अच्छे से। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ भाई, जो अलैंगिक गुणसूत्र वह गुणसूत्र है कि जो लिंग का निर्धारण न करके उसके गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाता है भाई। और मनुष्य में यह कुल 44 गुणसूत्रों से होता है, यानी कि जोड़े कितने हो गए 22। और अपने वैसे कितने होते हैं, जो लड़का और लड़की को करता है वो 23वां जोड़ा करता है, एक्स और वाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है भाई। और इसमें देखते हैं अभी क्या कुछ है भाई, ये चारों का है ना डिटेल देख लेते हैं क्या कुछ है। जो गर्भाशय की मोटी दीवार में 3 परतें होती हैं, कौन कौन सी होती है भाई। एक एंडोमेट्रियम्स, ये आंतरिक परत है जो गर्भाशय को रेखाबंद करती है भाई। और दूसरी कौन सी है, मायोमेट्रियम्स, गर्भाशय की दीवार की मध्य और सबसे मोटी परत है भाई ये। और तीसरी कौन सी, परिधि गर्भाशय की बाहरी शीर्ष परत है भाई, ये है। इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है भाई। भ्रूण को क्या जन्म देना क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई प्रसव। और इसमें डिटेल में क्या भाई, जो प्रसव का ना सबसे आम तरीका ना योनि प्रसव भाई। और इसमें ना श्रम के यानी कि 3 चरण शामिल है भाई। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला होना, और दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म, और तीसरे चरण के दौरान क्या होता है, नाल का वितरण हो जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है भाई। ये MPSW फीमेल में आया हुआ है 2016 में क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्या कहलाता है, सेन स्वर अपना, ये है रज्जो निवृत्ति। ये रज्जो निवृत्ति यानी जो MC होती है महिलाओं में ना मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाती है, और इससे महिलाओं की प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है। लगभग 45 साल के आसपास में ये ऐसा देखने को मिलता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, कौन सा चरण किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की जड़ है भाई। क्या है ये, आनुवांशिक भिन्नता भाई। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है, जो आनुवांशिक है ना जेनेटिक्स यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना आनुवांशिक या वंशागति और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और आनुवांशिकी के अध्ययन को ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, ये आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है भाई। ये क्या होती है भाई मादा के शरीर में। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है भाई, जो निषेचित अंडा है ना युग्मनज कहलाता है। और मादा के ना शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। और यह मनुष्य और अन्य जंतुओं जैसे कि मुर्गी, गाय, कुत्ते इत्यादि में होता है भाई। और यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे क्या कहता है बाह्य निषेचन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, अंतर्विदित संस्करण का क्या मतलब होता है भाई। इसका क्या होता है, ये होता है पौधों के विभिन्न प्रकार की बीज में क्रॉसिंग करना। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है भाई, जो है ना इंटरवेटिएट या हाइब्रिडाइजेशन की है ना एक ही प्रजाति की 2 किस्मों की एक क्रॉस है, और जिसमें है ना इंटरसेप्टर हाइब्रिडाइजेशन एक ही जीन की ना विभिन्न प्रजातियों की एक क्रॉस है भाई ये। और आज हम अपना तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे भाई ग्रंथियों के बारे में। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान से याद करते हुए चलेंगे। यानी कि अपना पहला क्वेश्चन है, जो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है भाई,
कौन सी है ये, आउटू भी बोल देते हैं यानी कि थायराइड भी बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है भाई। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है, जो थायराइड ग्रंथि है ना, ये है ना शरीर में सबसे बड़ी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। और ये सौर तंत्र के ठीक नीचे गर्दन पर स्थित है भाई। और ये कैसा आकार होता है इसका, तितली के जैसा आकार होता है। कई बार आकार भी पूछ लेते हैं, आकार का ही पता रहना चाहिए भाई। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है भाई। और इसके ऊपर है ना 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जो कि प्रावटु ग्रंथि कहलाती है भाई, यानी कि तितली की तरह ही होती है। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं, ये प्रावटु ग्रंथि कहते हैं। इनको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई, जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने और कई बार सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है, जो कौन सा हार्मोन है भाई, यह सेरोटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई डिटेल में, सेरोटोनिन है ना एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो हमारे है ना मनोदशा, कल्याण की भावना और खुशी को स्थिर रखता है। और यह है ना हार्मोन हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। और यह मस्तिष्क कोशिकाओं और अन्य तंत्रिका कोशिकाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कौन सा, प्यूटरी ग्रंथि कहलाती है भाई। और इसमें क्या बताया हुआ डिटेल में, जो है ना प्यूटरी ग्रंथि को ना कभी कभी अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कई कार्य को नियंत्रित करती है भाई। और अपनी मास्टर ग्रंथि कौन सी हो गई, प्यूटरी ग्रंथि भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो स्रावी प्रणाली के लिए रोगी के शारीरिक परीक्षण के दौरान कम कक्षवर्ती और जघन बाल किस समस्या को इंगित करते हैं भाई, किसको करते हैं ये कोर्टिसोल की कमी को इंगित करते हैं भाई। उससे डिटेल में क्या दिया हुआ भी देख लेते हैं। जो अंत प्रणाली है ना के रोगी के शारीरिक परीक्षण में ना कोर्टिसोल हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है भाई। और कोर्टिसोल की कमी के कारण प्राइमरी एड्रेनल इन्फेसिस या एडिशंस रोग की समस्या हो सकती है भाई। यह एक दुर्लभ प्रकार की ऑटोइम्यून बीमारी है भाई। और जिसमें ना कारण एड्रेनल ग्रंथियों को क्षति होने का खतरा रहता है भाई इसमें। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, एस्ट्रोजन की कमी की जननमूत्र यानी निर्णादिक अभिव्यक्तियां कौन सी है भाई, ये कौन सी है, ये एड्रोपिक योनिशोध, यानी कि एस्ट्रोजन ये किसका हार्मोन होता है भाई, ये होता है लेडीज का। और टेस्टिरोन ये होता है पुरुष का भाई। और इसके डिटेल में क्या दिया हुआ भाई, कम एस्ट्रोजन का ना स्तर यौन विकास और यौन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है भाई। और वह आपके मोटापे और ऑस्टियोपोरोसिस और हृदय रोग के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सभी क्वेश्चनों को है ना अपनी कॉपी के अंदर लिखते हुए चलना। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो दुग्ध के ना उत्प्रेक्षण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है भाई, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है भाई। और इसमें क्या होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन के है ना हार्मोन के भी ये इंजेक्शन भी आते हैं भाई, जो हम भैंसों को लगाते हैं, तब वो भैंस दूध नहीं देती, तब वो बहुत अच्छे से दूध देती है। लेकिन अपनी यह बात हो रही है भाई इंसानों की। और इसमें देखते हैं भाई डिटेल में क्या कुछ दिया हुआ है। जो ऑक्सीटोसिन है ना हार्मोन के निकलने की वजह से ना दूध निकासन या त्याग प्रतिक्रिया का परिणाम देखने को मिलता है। और ऑक्सीटोसिन है ना स्तन के आसपास की मांसपेशियों को उत्तेजित कर देता है, जिससे स्तन से दूध निकलने लगता है भाई। और अगला अपना टॉपिक है भाई अनुवांशिक उद्विकास। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा और आज की शायद वीडियो में ना कंप्लीट हो पाए, तो हम एक अपनी वीडियो और बना लेंगे भाई। और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई, निम्नलिखित में से ना कौन सा आपको एक व्युत्क्रमान वर्ग बनाने देता है और जो एक आधार वर्ग से ना अधिक विशेषताओं का आनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है भाई। ये IRB में आया हुआ 2018 में ये क्वेश्चन, यानी इसका सही जवाब अपना बहु इनहेरिटेंस। और इसमें क्या बताया हुआ भाई डिटेल में देख लेते हैं। जो बहुक्रियात्मक विरासत का अर्थ है कि कई कारक है ना, यानी बहुक्रियात्मक जन्म दोष पैदा होने में शामिल होता है भाई। और कार्यक्रम आमतौर पर आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों होते हैं। और जहाँ अज्ञात पर्यावरणीय कारकों के अलावा ना माता पिता दोनों के जीन का संयोजन गुण या स्थिति उत्पन्न करता है भाई ये। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, एक जीन की विनिर्दिष्ट अवस्थी विस्थल पर होती है भाई, कहाँ पर होती है ये सभी को पता होगा इसका, तो ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पर ही होती है। और इसके डिटेल में क्या है भाई, आनुवंशिकता की ना मूलभूत और कार्यात्मक इकाई जीन है। और जीन है ना DNA से बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं, DNA से। और जीन वह इकाई है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है और इसी के द्वारा माता पिता के गुण बच्चों में आगे बढ़ते रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, इच्छा से जीनों का परखने लिए हस्तोपचार क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग।
इसमें क्या कुछ बताया भाई, जो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग है, जैसे आनुवांशिक संशोधन, आनुवांशिक हेरफेर भी कहा जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग है ना करके किसी जीव के जीन का प्रत्यक्ष हेरफेर करना है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, हरित लवक। हरित लवक का डीएनए खालिस्तान है भाई, क्या है, ये है रेखिक। इसको सबको भाई अच्छे से देखते रहना, क्योंकि मेरे को भी पता है क्वेश्चन बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन हमने पढ़ने तो पढ़ेंगे भाई। जैसे एग्जाम में ना कुछ भी पूछ सकता है किसी तरह से भी, और ये आपको तसल्ली रखनी भाई, एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर करवा देंगे। और इसमें है ना क्या बताया हुआ है डिटेल में, जो क्रोमोसोम है ना प्लस डीएनए एक लंबे समय से एक ना परितंत्र संरचना माना जाता है, लेकिन ना कुछ सबूत बताते हैं कि क्रोमोप्लास्ट है ना डीएनए अधिक सामान्यतः एक रेखिक आकार का होता है भाई ये। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है भाई, कौन सा असत्य है। ये अपना सही जवाब है। इसमें जो 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ थाइमिन्स के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है, और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन और ग्वानिन संगठित हो सकता है भाई। इसको अच्छे से आप पढ़ के देख लेना भाई, और इसके डिटेल में देख लेते हैं क्या है। जो डीएनए के ना वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार है ना एडमिक यानी थाइमिन्स के है ना 2 बांड से जुड़ा होता है, और वह है ना ग्वानिन या काइटोसाइन से ना 3 बांड से जुड़ा होता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक तकनीक है जिसमें ना संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक संप्रेषित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया गया जाता, तो क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है भाई सर्किट स्विचिंग। और इसमें क्या दिया भाई डिटेल में, जो सर्किट है ना स्विचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें संचार के लिए 2 नोड्स के बीच एक समर्पित और पूर्व शारीरिक संबंध स्थापित किया जाता है भाई। ये तो था अपना आज का टॉपिक। और ये अपनी जंतु बीमारियां आज है, अपनी जंतु बीमारियों को भी पढ़ेंगे भाई अच्छे से। और सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना। जो बर्ड फ्लू ना इन्फ्लुएंजा विषाणु प्रकार के द्वारा होता है भाई। सबसे पहले तो आपने ये पता होना चाहिए जो इन्फ्लुएंजा या जुकाम होता है ये किस तरह से होता है, कि ये होता है वायरस के कारण भाई। और इसका जैसे वो नाम क्या भाई, H5N1, ये भी बहुत बार पूछा गया भाई H5N1। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो बर्ड फ्लू का ना एक प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, और 1 दर्जन से अधिक प्रकार के बर्ड फ्लू की पहचान की गई है, जिसमें ना 2 उपभेद शामिल है, जिसमें हाल ही में संक्रमित मानव को H5N1 और H7N9 शामिल है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, मलेरिया परजीवी का मध्यवर्गीय परपोषी क्या है भाई, यानी कि किसके द्वारा फैलता है ये फैलता है भाई मादा एनाफिलीज से। ये क्योंकि मादा एनाफिलीज ही मच्छर यानी कि ये खून चूसते हैं, और जेंट्स नहीं चूसता भाई, ठीक है, ये मादा ही ज़्यादा खून चूसती हैं। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो डिटेल में, जो मलेरिया है ना प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिका वाले परजीवी के कारण होता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर है ना संक्रमित लोगों को एक परजीवी उठाते हैं। और यहाँ पर है ना ये ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मोडियम ही वह जीव है जिसकी वजह से ना मलेरिया होता है, परंतु मादा एनाफिलीज मच्छर को फैलाने के लिए ये यानी कि जरिया है भाई, ये तो एक मेन सा बात है भाई, ठीक है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऐसे वैज्ञानिक नाम भी सभी को पता होगा, एक दिन हम एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें वैज्ञानिक के नाम क्या है, पोओक्रिक्टेकस। और ये भारत सरकार ने ना 26 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था भाई, ये अच्छे से याद कर लेना, 1963 में 26 जनवरी को। और मोर को इसलिए राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था कि सबसे अच्छा नाचने वाला और साथ में पंखों को हिलाने वाला पक्षी है। और हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जो तम्बाकू मेंजोइक का भी करता है भाई, ये क्या है, ये है विषाणु वाला। और अभी देखते हैं वैसे तम्बाकू में कौन सा पदार्थ होता है, निकोटीन। और तम्बाकू ना मेजोक वायरस तम्बाकू और बहुत से अन्य संबंधित प्रजातियों टमाटर और हरी मिर्च को संक्रमित करता है भाई ये। और यह पौधों के बीच या प्राकृतिक रूप से या किसानों के हाथों से संपर्क से ये फैल जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किस अंग के भीतर पित्ताशय अवस्थित होता है भाई, किसके अंदर होता है ये, इकट्ठा ये होता है भाई यकृत के अंदर। और अभी देखते हैं जो पित्ताशय है ना एक नाशपाती के आकार का एक खोखला ढांचा है जो यकृत के नीचे और पेट के दाएं ओर स्थित होता है। और इसका प्राथमिक कार्य ना पित्त को संग्रहित करना और केंद्रित करना है भाई। और यकृत द्वारा अनुपातित एक पीले रंग का भूरे रंग का ये पाचक एंजाइम पित्ताशय की थैली यानी पित्त रस यानी पित्त पथ का ये हिस्सा है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इसको एक ही क्वेश्चन से इतना हमें डिटेल पता चल गई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, निम्न में से कौन सा एक कीटवाहक रोग नहीं है भाई, कीटवाहक कौन सा नहीं है, ये है बेरीबेरी, ये होता है भाई
विटामिन की कमी से ये भी है, और ये भी मलेरिया, प्लेग और कालाजार, ये भी सभी कीटवाहक रोग हैं भाई। और अभी देख लेते हैं क्या कुछ है इसके डिटेल में। जो बेरी है ना, ये विटामिन बी की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है भाई, और इसे ना पॉलीन्यूट्राइट्स, एंडेमिका, हाइड्रोप्स और एरिथोमेटिक्स काके यानी बियर्स आदि नामों से भी जाना जाता है भाई। ये देख लो कितने नामों से जाना जाता है, और इसका स्क्रीनशॉट मारकर 2-3 बार इन नामों को भाई अच्छे से पढ़ लेना। और बेरी का क्या अर्थ होता है भाई? चल नहीं सकता, यानी कि संसार के ना जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आधार है उन्हें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुखड़ी या रिकेटस प्रभावित होता है भाई? ये होती हैं अस्थियां, होगा रिकेटस यानी कि हड्डियों का मुड़ जाना, और ये विटामिन डी की कमी से होता है। और डी का क्या नाम होता है? ये कैल्सीफेरोल। और रिकेटस एक हड्डी रोग है जो शिशु और छोटे बच्चों को ना प्रभावित करता है, और विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती, और इससे ना नरम और कमजोर हड्डियां, फ्रैक्चर हड्डी और परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में दर्द और बोनी विकृति हो जाती है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? डायलिसिस प्रक्रिया से कौन सी प्रक्रिया शामिल है भाई? ये क्या होता है इससे? यानी कि खून को साफ किया जाता है डायलिसिस प्रक्रिया से, और ये इसको क्या बोलते हैं प्रक्रिया है इसमें? ऑस्मोसिस। तो इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ भाई? जो चूंकि है ना चीनी के अणु आसानी से पेरिटोनियस झिल्ली से नहीं गुजर सकते, और शरीर का पानी पेरिटोनियम से डायलिसिस द्रव से में गुजरता है, और जिससे द्रव की संगतता से अंतर को संतुलित किया जाता है भाई। और इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है भाई? ओस्मोसिस के रूप में जाना जाता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा, ये रेडोन। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ भाई? कभी कभी है ना अस्पतालों द्वारा रेडोन का उपयोग कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, और अस्पतालों में ना रेडियम स्रोत से रेडोन का पंप करके और सुई नामक छोटी ट्यूबों में सील करके इसका उत्पादन किया जाता है भाई गैस का। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, मधुमेह की रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है भाई? कौन सी दी जाती है? ये दी जाती है भाई इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है भाई डायरेक्ट। और आमतौर पर है ना मेटफॉर्मिन, यानी कि ये इसका नाम है भाई, जो शुगर की दवाई होती है मेटफॉर्मिन टाइप है ना, 2 मधुमेह के लिए निर्धारित पहली दवा है भाई। ये यकृत में है ना ग्लूकोज उत्पादन को कम करके और इंसुलिन के लिए है ना उसके शरीर में संवेदनशीलता में सुधार करके काम करता है भाई, क्योंकि ये थोड़ी कड़वी तरह से होती है गोली, ताकि आपका शरीर है ना इंसुलिन का अधिक पर्याप्त ढंग से उपयोग कर सके भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो मलेरिया वह रोग है जो प्रभावित करता है, किसको करता है भाई? प्रभावित करता है। और जो मलेरिया है ना परजीवी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और यकृत की यात्रा करता है, और जब परजीवी ना परिपक्व होता है तो वो यकृत को छोड़ देता है और बीमाणु को कम कर देता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, मेंजेजाइटिस यानी कि उत्पन्न होता है भाई, ये किससे होता है? ये मेंजेजाइकोकोकस द्वारा उत्पन्न होता है भाई ये। और ये इसमें क्या है डिटेल में, जो मेंजेजाइकोकोकस बैक्टीरिया जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की यात्रा करता है भाई, और तीव्र बैक्टीरियल मेंजेजाइटिस का ना कारण बनते हैं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब बैक्टीरिया सीधे मोनिंग्स पर आक्रमण करते हैं भाई, और साल्मोनेला टाइफाइड का कारण है भाई। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, गुर्दे के क्रोनिन या जीर्ण रोगियों के एनीमिया किस वजह से होता है भाई? किस वजह से होता है? ये है घटता हुआ एरिथ्रोपाइटिन्स उत्पादन भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई डिटेल में, यह है ना मात्रा क्रोनिन किडनी डिजीज के मरीजों में कम होती है, और किडनी के द्वारा एरिथ्रोथोइटिनिन्स नामक हार्मोन के उत्पादन में कमी की वजह रक्त अल्पता या नियम होता है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, जो मधुमेह जो एनसिपिड्स किस कारण से होता है भाई? किस कारण से होता है ये? अपना सही जवाब क्या भाई? एंटी डायरेक्टिस हार्मोन के स्राव और उत्पादन में कमी से ये होता है। और इसमें डिटेल में क्या दिया हुआ है, जो डायबिटीज इंसिपिड्स यानी वेस्प्रोन्स या AVP नामक एक रसायन के साथ समस्याओं का कारण होता है भाई, और जिसे ना एंटी डायरेक्टिक्स हार्मोन ADH के रूप में भी जाना जाता है। AVP है ना जो हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, और जब तक ये आवश्यक न हो पिट्यूटरी ग्रंथि से संग्रहित होता रहता है भाई। और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक क्षेत्र है जो मूड और भूख को नियंत्रित करता है भाई, ये भी अच्छे से याद कर लेना भाई। और अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो पोकेंस जो रोग की है ना उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कौन सी है भाई? ये है कंपन, मंद शारीरिक हलचल और कठोरता भाई। और इसके डिटेल में क्या है, पोकेंस अक्सर है ना एक हाथ में एक झटके से शुरू होता है, और अन्य लक्षण चिड़चिड़ापन, धीमी गति, कठोरता और संतुलन की हानि इसमें हो सकती है भाई। और अगला क्वेश्चन क्या है भाई,
निम्न में से कौन सी लीवर के सिरोसिस की नैदानिक या त्वचाबी व्यक्ति है भाई? कौन सी? ये हथेलिया तरुण किमता। और इसमें क्या बताया हुआ भाई? जो पाल्मेर है ना, एरिथोमा एक दुर्लभ त्वचा की स्थिति है भाई, जहाँ दोनों हाथों की हथेलियाँ लाल हो जाती है और रंग में यह परिवर्तन आमतौर पर हथेली के आधार और आपके अंगूठे और छोटी उंगली के नीचे एक क्षेत्र को प्रभावित करता है भाई। और क्या कुछ है, जो कुछ है ना मामलों में यह आपकी उंगलियों लाल भी हो सकती है हथेलियों के साथ साथ भाई। इनको अच्छे से याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, यदि गुर्दे की गंभीर चोट वाला रोगी एसी समतक यानी कि इन्हिबिटर्स लेता है और नर्स को सावधानी से किस स्तर पर देना चाहिए भाई? ये देना चाहिए सीरम पोटेशियम स्तर पर देना चाहिए। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ अभी डिटेल में देख लेते हैं। जो एसी अवरोधक लेने वाले लोगों को ना केले जैसे पोटेशियम में उच्च मात्रा में खाद्य पदार्थ खाने से बचना चाहिए। और पोटेशियम में उच्च खाद्य पदार्थ खाने में एवोकाडो, बीट्स, संतरे और संतरे का रस, आलू, पालक, टमाटर और टमाटर सॉस शामिल है भाई। और साथ ही नमक के विकल्प भी हैं। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या अपना, जो मोच को किसके द्वारा परिभाषित किया जा सकता है भाई? किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? यानी कि पेशी का अत्यधिक खिंचाव होगा, सही बात है। और इसका संपट यानी आच्छद और कंडरा यानी कि मुड़ जाएगा भाई, और बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा। इसको हम यानी मोच से परिभाषित कर सकते हैं। और इसके डिटेल में क्या दिया हुआ भाई? जो एक मोच है ना, स्नायु बंधन का खिंचाव या फाड़ है भाई। और रेशेदार उत्तक को कठिन बेड जो आपके जोड़ों में दो हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं भाई। और मोच के लिए ना सबसे आम स्थान आपके टखने में है। और प्रारंभिक उपचार में ना आराम में ना बर्फ संपीड़न और उत्थान शामिल है भाई। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या भाई? ये रानीखेत क्या है भाई? ये मुर्गियों की बीमारी है। और इसमें क्या होता है? ये वायरस के कारण होता है। और रानीखेत रोग है ना, जिसमें पश्चिम में न्यूकासल्स रोग के रूप में भी जाना जाता है और प्रवाह की एक संक्रामक और अत्यधिक घातक बीमारी। और यह भी है ना पोल्ट्री के सबसे गंभीर या विषाणु या वायरस रोगों में से एक है भाई। कौन सा? रानीखेत। आगे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है HCV। ये यानी कि फुल फॉर्म भी बहुत पूछ लेते हैं भाई। HCV का क्या है? यानी फुल फॉर्म है हैवी कमर्शियल व्हीकल भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में? HCV का मतलब है कि हैवी कमर्शियल व्हीकल, जिसमें सभी भारी वाहनों को बताया गया और जिसमें ना सकल स्वान द्रव्यमान या GVM 4.5 टन से अधिक का कुल ट्रेलर मास है भाई। और उदाहरणतः क्या? अदर ट्रेलर या V डबल स्मॉल ढुलाई ट्रक भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जन्मजात रोग प्रतिरोधकता का शरीर क्रिया रोधी निम्नलिखित में से चुनिए भाई। कौन सा? ये अमाशय में अमल भाई। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ भाई? जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन्स या NLM के ना अनुसार है ना, जन्मजात प्रतिरक्षा वह प्रणाली है भाई जिसके साथ आप पैदा हुए हैं और मुख्य रूप से शरीर पर अवरोध है। और विदेशी खतरे हैं भाई, जैसे वायरस के कारण हो जाते हैं। आपको सभी को पता होगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो कोरोना में ठीक भी हुए हैं, बाकी वह आर्टिफिशियल से भी ठीक हुए हैं, लेकिन ये इसी तरह से काम करता है भाई। और जो जन्मजात प्रतिरक्षा के घटकों को पेट में एसिड, आंसू और बलगम में पाए जाने वाले एंजाइम और कफ पलटा शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? खसरा और रूबेला खालिस्तान द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? ये भी वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। जो खसरा, कंठमाला, रूबेला वैक्सीन 3 गंभीर वायरल बीमारियों से बचाती है भाई। और वायरस के साथ है ना व्यक्तियों के छींक या खांसी की बूंदों से सीधे संपर्क में आने से बीमारी फैल सकती है भाई, खसरा और रूबेला। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपना, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा भाई? यह है एनिमल। जो यानी कि दांत वाला भाग है, ये एनिमल। और इसके डिटेल में भाई, जो दांतों के ना सबसे ऊपर वाले भाग को एनिमल कहते हैं। और यह है ना मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर भाग है। और यह है ना मानव शरीर में शरीर में जो मौजूद हड्डियों से भी ज़्यादा सख्त होता है भाई। आगे आ जाओ भाई। चेचक का कारण क्या है भाई? चेचक का कारण ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरियोला वायरस से होता है चेचक। और इसमें क्या बताया हुआ भाई? जो चेचक के ना उन्मूलन से पहले यह वेरियोला वायरस के कारण होने वाली एक गंभीर संक्रामक बीमारी थी भाई। और संक्रामक का अर्थ क्या है? कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना। और जिन लोगों को चेचक होता है और उन्हें बुखार या एक विशिष्ट प्रगतिशील त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं भाई। और आप ये बताना कि जो ये अपनी शुगर बीमारी है, जो मुंह में बोलते हैं डायबिटीज़, ये संक्रामक बीमारी है या नहीं है? अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है भाई? कौन सा है? ये है भाई सुजाक यानी गनोरिया। और इसके बारे में क्या बताया हुआ भाई डिटेल में? जो जीवाणु रोग में ना बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी शामिल है। उदाहरण कौन सी है? एस्चेरिचिया कोलाई और साल्मोनेला खाद्य विषाक्तता का कारण बनते हैं भाई। और हेलिकोबैक्टर ये पाइलोरी ग्रेटिक्स और अल्सर का कारण बनते हैं भाई।
और इसमें क्या बताया, नेसोरिया, गोनोरिया और यौन संचरित रोग यानी गोनोरिया का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कोई मानव शरीर कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है भाई? सभी को पता कितनी संख्या होती है, 22। और जोड़े कितने होते हैं, यानी सॉरी ये होती है भाई 44 और जोड़े कितने होते हैं, ये होते हैं 22। और पूरे अगर जोड़े पूछ ले तो गुणसूत्र के ये होते हैं भाई 23, यानी कि कुल संख्या कितनी हो गई 46। और इसमें क्या है कि जो अपना एक्स और वाई है ये होता है लिंग निर्धारण करता है भाई। ये ऑटोसोम्स के जो 23वां जो जोड़ा होता है ये अपना लिंग निर्धारण करता है भाई। और आज का अपना यही सेशन था, इतना ही। और इससे आगे की क्लास हम फिर लेकर आएंगे भाई। और आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर बताना। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।